हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ बहुत ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ एग्जाम ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ होगी। आने वाले टाइम में आप अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें, इसलिए हमारा साथ जो है आपको मिलता आ रहा है पिछले काफी दिनों से, जिसमें 21 डेज चैलेंज हम कर रहे हैं फॉर ऑल ऑफ आर 3 सब्जेक्ट एफएम एसएम कॉस्टिंग एंड एडवांस अकाउंट, जिसमें आज हमारे एफएम एसएम के डे नंबर 14 की सेशन नंबर 14 की बारी है। एफएम हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और लास्ट लेक्चर में हमने एसएम को कर दिया था स्टार्ट, जिसमें हमने पहले चैप्टर की बात जो है कर ली थी। आज हम बात करने वाले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के पुत्र चैप्टर नंबर 2 की। तो आइए देर किस बात के मित्रों, सीधा कूच करते हैं आज के सेशन पर। 21 डेज चैलेंज और हम मार्क कर लेंगे आज का हमारा एजेंडा क्या है। सो एफएम एसएम डे नंबर 14 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हाँ जी, चैप्टर नंबर 2 है हमारे सिलेबस का, जहां पर कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, एनालाइज करना है स्ट्रेटेजिकली किस चीज को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को। चैप्टर नंबर 2 बात करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की, वहीं चैप्टर नंबर 3 बात करता है इंटरनल एनवायरनमेंट के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की। तो इस चैप्टर के लिए जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है चैप्टर नंबर 2, इसके लिए मैंने 2 सेशन बनाए हैं पुत्र। एक सेशन हम आज कर रहे हैं जो डे 14 में है, और एक सेशन करेंगे डे नंबर 15 में, वहां पर भी इसी चैप्टर की बातचीत जो है करेंगे। नाउ व्हाट डज दैट मीन? जब हमने चैप्टर नंबर 1 किया, चैप्टर नंबर 1 बताते हैं जी इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेज, लिमिटेशन, स्ट्रेटेजी रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, साथ ही साथ विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज एक्सेट्रा की बातचीत जो है खुलकर करी जाती है। फर्स्ट चैप्टर एक फ्रेमवर्क, एक बेस हमारे लिए तैयार करता है, और चैप्टर नंबर 2 से हम एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं कि भाई अगर आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का फायदा उठाना है, अगर आप बेस्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो क्या क्या करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आता है भाई कि जो आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ना, उसका आपको सही तरीके से एनालिसिस करना होगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को तोड़ा जाता है फर्दर माइक्रो मैक्रो, जिसके फर्दर पार्ट किए जाते हैं मैक्रो के अंदर, कि भाई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक, सोशो कल्चरल, इन सब की डिटेल्ड स्टडी आपको करनी चाहिए, और हर एक फैक्टर को अलग से जज करते हुए देखना चाहिए कि आपके ऊपर उन फैक्टर का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। अकॉर्डिंगली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज एनी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट ऑपरेटिंग इन वैक्यूम बट इन द एनवायरनमेंट। और साथ ही साथ आपका जो सामना होने वाला है, आपको सिर्फ अपने आप से डील नहीं करना, आपको लोगों से, बाहर के एनवायरनमेंट से डील करना है। दैट्स व्हाई इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट डू अ केयरफुल एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आइए जी, तो इस चैप्टर से संबंधित कुछ चीजें जो है हम यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने, क्वेश्चन हमारे सामने आता है जी, डज द बिजनेस interact with its environment? If yes, what advantages are pursued by this exercise? तो दो चीजें हैं। पहला कहता है does the business interact with the environment? Obviously एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किए बिना बिजनेस रह ही नहीं सकता। या फिर ऐसे कहूं कि अगर आप अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे और आप खुद में ही सोचकर चीजें बनाते जा रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस लॉन्च करते जा रहे हैं, और एनवायरनमेंट की समझ आपको नहीं है, तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा दिन चलने नहीं वाला। बिकॉज आप अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट और सर्विसेज की ऑफरिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट फॉर यू बट फॉर द कंज्यूमर्स, एंड द कंज्यूमर्स आर इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। पॉलिटिकल एंगल की आपको स्टडी होनी चाहिए, सोशो कल्चरल वैल्यूज का आपको आइडिया होना चाहिए, अदरवाइज आपके प्रोडक्ट और सर्विस हो सकता है कि कस्टमर रिजेक्ट कर दे। तो डेफिनेटली इंटरेक्ट तो आपको करना पड़ेगा, और इंटरेक्ट करने से क्या फायदे मिलते हैं उसकी एक स्टडी यहां पर कर रहे हैं। तो वी से देयर इज अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन अ बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो ऐसा वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है कि भाई इस महीने ना अपन इंटरेक्शन करेंगे एनवायरनमेंट से। नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। दिस इंटरेक्शन हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग द बिजनेस फर्म एंड यूजिंग द रिसोर्सेज मोर इफेक्टिवली। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हमें एनवायरनमेंट की नॉलेज होगी तो हम अपने रिसोर्सेज को बेटर उसके लिए जो है यूज कर सकते हैं। To accomplish the goals and objectives of the business, the strategists create the strategies and formulate the policies considering the both internal and external factor। तो हमने पहले ही कहा कि जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट, उसकी बात चैप्टर 3 में करेंगे, और एक्सटर्नल की हम इस चैप्टर में करें। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश करने हैं तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप एनवायरनमेंट को इग्नोर करके नहीं चल सकते। और ऐसा करने से हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं, हम उसकी स्टडी एक कर रहे हैं। एडवांटेजेस क्या रहते हैं, तो एडवांटेजेस के हेडिंग आपने याद रखने हैं। अंदर का कंटेंट ऑब्वियसली आप चेंज कर सकते हैं, एग्जाम में अपने हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो कि बिल्कुल क्लियर है, डिटरमिन द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ऑब्वियसली बिजनेस को समझ में आना चाहिए कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है। आप अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने का चाह रहे हैं तो आपको ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करना चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड है।
राइट। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपके लिए थ्रेट कौन बन सकता है। हो सकता है गवर्नमेंट की कोई न्यू पॉलिसी आ रही जो आपको लग रहा है कि यार अगर ये पॉलिसी लॉन्च होगी ना तो अपना तो धंधा बैठ जाएगा, कि अपन अपना जो बिजनेस है वो नहीं कर पाएंगे अच्छे से। या फिर हो सकता है कोई कॉम्पिटिटर है जो कि बहुत एग्रेसिवली मार्केट में लगा है, तो इट कैन बी अ थ्रेट। या फिर मान लो कहीं से न्यूज आई है कि हाँ जी एक फॉरेन में एक पर्सन, एक फर्म है, कंपनी है, अभी तक हमारे यहां पर नहीं है, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं, लेकिन एक न्यूज आई है कि नेक्स्ट मंथ दे आर प्लानिंग कि दे आर गोइंग टू लॉन्च देयर बिजनेस ऑपरेशंस इन इंडिया एज वेल, तो वो भी मेरे लिए थ्रेट हो सकता है। तो अगर आपको पहले से पता होगा कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है या क्या थ्रेट है, तभी तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन बढ़िया से ले पाएंगे और तभी अपने रिसोर्सेज आप उस डायरेक्शन में यूज कर पाएंगे। सो इट सेज जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पता चलेंगे, आपको वांट्स एंड नीड्स ऑफ द कंज्यूमर पता चलेगी, कोई लॉ तो नहीं चेंज हो रहा, सोशल बिहेवियर्स में कोई चेंज है, कौन से नए प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर ला रहा है एक्सेट्रा, ये सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, सो दैट यू कैन ऑल्सो टेक योर स्टेप्स अकॉर्डिंगली। सेकंड पॉइंट कहते हैं जी गिव्स द डायरेक्शन फॉर ग्रोथ। ऑब्वियसली अगर आपको ग्रोथ करना है, आपको ग्रोथ पाथ पर जाना है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। अगर आप सिर्फ खुद के कमरे में, आपके एग्जांपल ले लो, अगर आप खुद के कमरे में बैठकर सोच रहे हैं कि हाँ मैं हूं और कुछ तो हो ही नहीं रहा दुनिया में, तो क्या आप कभी ग्रो कर पाएंगे? नहीं। आप अपने आप को उसी दायरे में सीमित करके चलते रहेंगे। लेकिन जब आप देखेंगे बाहर की तरफ कि यार सीए के और स्टूडेंट्स हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस तरह से ग्रो कर रहे हैं, तो आपके अंदर भी एक मोटिवेशन जागेगी और आपको पता चलेगा कि भाई अगर मैंने इतनी पढ़ाई ना करी तो मैं इस एग्जाम में पास नहीं हो सकता। तो ये जैसे स्टूडेंट लेवल पर है, वैसे भाई बिजनेस लेवल पर भी, एक बिजनेस भी तो ग्रो करना चाहता है। तो इंटरेक्शन जब होती है बिजनेस की, तो इट इनेबल्स द बिजनेस टू आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द एक्टिविटीज। तो जैसे ही आपको ग्रोथ एक्सपेंशन की चीजें पता चलेंगी, अकॉर्डिंगली यू विल बी एबल टू टेक द स्टेप कि हाँ भाई हमें अपने बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें भी इस डायरेक्शन में कदम रखने होंगे। देन आता है जी पॉइंट कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सोचकर यही बैठ जाएंगे कि जो मुझे आता है बस वही अंत है, इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो ये भी गलत बात है। आए दिन इतनी सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं जी टेक्नोलॉजी एक्सेक्टर में, जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और जितना जल्दी आप उन चीजों को अडेप्ट करते रहेंगे, लर्न करते रहेंगे, उतना ही इजीली आपका बिजनेस स्मूथली चलता रहेगा, सेल कर जाएगा, आपकी बोट जो है सेल कर जाएगी। तो मैनेजर्स आर मोटिवेटेड टू कंटिन्यूअसली अपडेट देयर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स टू मीट द प्रेडिक्टेड चेंजेस इन द रियल्म ऑफ द बिजनेस। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल एआई आ गया, अब एआई का इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब सैमसंग का फोन आया, अब भाई 4 साल पहले जो फोन आता था उसमें तो ये नहीं कहते थे कि भाई हम एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन अब जो फोन आ रहे हैं कहते हैं हम तो जी एआई का इस्तेमाल करते हैं, उसमें आप हमारे ना देखो एआई का इस्तेमाल करके आप ये वाली चीज भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज दे नो कि अगर हमने ये वाली फीचर ना दी तो हम जमाने से पीछे रह जाएंगे, और किसी और ब्रांड ने अगर दे दी तो लोग दूसरे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो मार्केट पोजीशन सैमसंग ने बनाई है आज की डेट में वो एक तरह से धूमिल हो सकती है। तो कॉन्टिन्यूसली आपको अडेप्ट करना होगा, लर्न करते रहना होगा चीजों को कि मार्केट में कैसा चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पुत्र इमेज बिल्डिंग। आज की डेट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आगे बढ़ने का सबसे आसान रास्ता है कि आप अपनी एक पॉजिटिव गुडविल, पॉजिटिव इमेज जो है अपने कस्टमर और लोगों के माइंड में बना लो। अगर लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, उन्हें पता लगेगा कि हाँ भाई आप अच्छा काम करते हैं और एथिकल है, सोशल वैल्यूज को कंसीडर करते हैं, तो आपके बिजनेस की बड़ी जल्दी जो है एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अदरवाइज तो सब जगह हैशटैग चलेगा बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट, तो वैसा हम नहीं चाहते। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हाँ आपकी इमेज बिल्ड हो, तो आपको अपने एनवायरनमेंट के साथ रहकर चलना पड़ेगा। जैसे कि आज के डेट में हम देखते हैं एनर्जी सॉल्यूशंस के ऊपर जो है काफी फोकस है कि हाँ भाई हमें जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जहां से हमारे जो डिप्लीट ना हो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सोलर का बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कह दिया देखो जी हम ना सोलर का इस्तेमाल करके बिजली यूज कर रहे हैं, तो लोग इतनी पॉजिटिवली उस बिजनेस की तरफ देखेंगे कि हाँ यार ये एथिकल है, सोशल वैल्यूज को भी ध्यान में रखता है, एनवायरनमेंट की कदर करता है, तो ऑब्वियसली कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस इज जस्ट वन काइंड ऑफ एग्जाम्पल। So environmental understanding helps the businesses to improve their image by showing their sensitivity to the environment in which they operate. Understanding the needs of environment helps them to showcase that yes, we are aware and responsive to the needs, which creates a positive image and helps us to win over the competitor. So same वो power वाला point यहाँ पर लिखा गया, पढ़ सकते हैं। लास्ट पॉइंट आता है जी मीटिंग द कंपटीशन। ये भी बिल्कुल सही सी बात है। अगर आपको कंपटीशन में रहना है, अगर आपको कंपीट करना है कॉम्पिटिटर से, आप एनवायरनमेंट की स्टडी किए बिना नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल जी मैं मारुति हूं, अब Hyundai ने एक पर्टिकुलर कार निकाल दी, 12 लाख रुपए की कार है वो, उस सेगमेंट की मारुति के पास कोई कार नहीं है। अगर आपने उस सेगमेंट पे अपनी कार ना निकाली तो उस सेगमेंट के जो लोग हैं वो Hyundai की कार ले ही लेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मारुति विल हैव टू इमीडिएटली टेक द स्टेप कि हाँ भाई हमें इसी सेगमेंट में इसी ऑलमोस्ट शेप की जो है कार लानी होगी, चाहे वो हैचबैक है या सिडान है, या इट मे बी मिक्स ऑफ हैचबैक एंड सिडान दैट इज कूपे, या फिर इट मे बी एसयूवी, सॉरी एसयूवी इज अ मिक्स ऑफ सिडान एंड
एसयूवी, कूपे इज अ मिक्स ऑफ सिडान एंड एसयूवी। तो अकॉर्डिंगली उस सेगमेंट में आपको अपनी गाड़ी उतारनी होगी। तो अगर मुझे कंपटीशन में रहना है, मुझे पता होना चाहिए भाई कि कंपटीटर क्या स्ट्रेटेजी कर रहा है, उसके हिसाब से मुझे अपनी स्ट्रेटेजी भी अपनानी होगी। आइडिया इज टू फ्लरिश एंड बीट द कंपटीशन फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे कि आईटीसी ने एक बिस्किट निकाला जी, डार्क फैंटेसी। आईटीसी ने एक बिस्किट निकाला डार्क फैंटेसी, बहुत ही प्रीमियम बिस्किट है, बॉक्स के अंदर होता है और हर बिस्किट की अलग से पैकिंग होती है। अब इतना प्रीमियम था, जिन लोगों को बिस्किट का शौक है, लेट से जो चाहते हैं कि हाँ भाई हमें एक यूनिक चीज जो है करनी है, बिस्किट तो सब खा रहे हैं, ये वाला बिस्किट खाएंगे, टेस्टी भी होता है। अब उसके कंपटीशन में कोई नहीं था। हाइड एंड सीक ने भी अपना सिमिलर पैकिंग में बिस्किट निकाल दिया डिफरेंट फ्लेवर्स में। तो अब अगर वो आईटीसी की स्ट्रेटेजी ना पकड़ते तो क्या वो ऐसा बिस्किट निकाल पाते? नहीं। तो वही हम कह रहे हैं कि उस सेगमेंट का जो कस्टमर है उसके लिए तो एक ही ऑप्शन थी, डार्क फैंटेसी आईटीसी का बिस्किट। लेकिन अब हाइड एंड सीक का भी प्रीमियम बिस्किट आ गया, तो दो ऑप्शन हो गए। तो हाइड एंड सीक भी उस कंपटीशन में उतर चुका है, एंड ऑब्वियसली क्योंकि उसने स्ट्रेटेजी को पकड़ा, अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्ट भी वहां पर उतार दिया। तो इन सभी चीजों के कारण हम कहते हैं कि भाई बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट के साथ साथ जो है चीज उसके साथ इंटरेक्ट करते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आंदा जी पुत्र, कहता जी डिस्कस द इकोनॉमिक एलिमेंट ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट इन वेरियस इश्यूज सराउंडिंग इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एलिमेंट ऑफ मैक्रो? तो मैक्रो के अंदर कई सारे एलिमेंट है, हमसे सिर्फ इकोनॉमिक एलिमेंट की बात पूछ रहे हैं। इकोनॉमिक एलिमेंट का मतलब होता है जी ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है आपके बिजनेस के अराउंड। अगर मैं किसी कंट्री में बिजनेस करता हूं तो उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। ऑब्वियस सी बात है, अगर इकोनॉमी प्रॉस्पर कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी भी बल्ले बल्ले है। इकोनॉमी प्रॉस्पर करने का मतलब क्या है कि लोग कंजम्पशन एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो हम भी जो प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं, अगर मैं लोगों को बता पाया, मैं कन्विंस कर पाया कि ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए जरूरी है, तो लोगों को मैं ये वाला प्रोडक्ट बेच डालूंगा। लेकिन बेचूंगा कब? लोगों के पास पैसा तो होना चाहिए। तो वो सारी चीजें इकोनॉमिक कंडीशन से हमें पता चलती हैं। सो इकोनॉमिक एनवायरमेंट रेफर्स टू दी overall economic situation around the business includes conditions at the regional level first of all। अगर मैं किसी पर्टिकुलर सिटी में ऑपरेट कर रहा हूं तो उस सिटी में कैसा है, जैसे कि हम कुछ कहते हैं कि कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अब आपने मेट्रोपॉलिटन सिटी में, मेट्रो सिटी में लेट से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई है वगैरह में, उसके अलावा भी आजकल काफी होगी, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है, और भी कई सारे जिनका नाम लिया भाई माफ करना, ये मत सोचना कि आपकी सिटी मेट्रो नहीं, आपकी सिटी में मेट्रो। तो हमने एक बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोल लिया, एज्यूम करते हैं जी एक जो वेजिटेबल है उसकी कीमत है 500 से 600 रुपए की। तो क्या मेरा ये बिजनेस इस सिटी में चल पाएगा? डिपेंड करता है। अगर मेट्रो में खोले, डेफिनेटली पीपल आर अर्निंग गुड एंड कंजम्पशन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं। वहीं अगर आप सोचो कि आप किसी टायर 2 या टायर 3 सिटी में खोल लो ऐसा रेस्टोरेंट, बिल्कुल भी नहीं चलेगा, बिकॉज लोगों के पास पैसा ही नहीं है वहां पर। तो वहां पर मुझे कैसा रेस्टोरेंट खोलना पड़ेगा जहां पर भाई एक सब्जी 200-250 रुपए तक की मैक्सिमम आ जाए, कि लोग अपना स्पेशल ओकेजन सेलिब्रेट करने के लिए तो भी उनकी पॉकेट पर ज्यादा जो है भार ना पड़े और इजिली वो कन्विंस हो पाए कि हाँ यू कैन कंज्यूम दिस थिंग्स। तो हमने सबसे पहले देखते हैं कि हमारे आसपास रीजनल लेवल की कैसी है, फिर आता है नेशनल लेवल, एंड देन आता है जी ग्लोबल लेवल। सो हम ये देखना चाहते हैं सभी चीजें, बिकॉज इसके कारण सप्लाई ऑफ इनपुट आउटपुट, इनकी कॉस्ट कैसी है, उन सभी चीजों पर फर्क इस चीज का पड़ता है। अब जैसे कि अगर हम कहें इकोनॉमिक कंडीशन, सारे वर्ड नहीं पढ़ने होते, मेन मेन वर्ड आपको पढ़ने और वही लिखकर आने हैं। तो हम कह रहे हैं जी इकोनॉमिक कंडीशंस जो है ऑफ अ नेशन रेफर टू अ सेट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच कैन हैव द इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस ऑर्गन ऑपरेशन। कौन सी चीजों के बाद कौन से फैक्टर देखे जाते हैं मेनली इसमें? अगर मैं ये कहना चाहता हूं दैट आई वांट टू जज द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो कौन से फैक्टर से पता चलेगा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम कितनी है, मार्केट कितनी है गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो मैं किसी पर्टिकुलर चीज में डील करता हूं तो इसकी ओवरऑल मार्केट कितनी है, 100 करोड़ की है, 200 की है, 1000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, कितनी है। देन कैपिटल क्या इजीली अवेलेबल होता है कंट्री में, क्या बैंक से इजीली लोन मिल जाता है, या और एवेन्यूज क्या है, क्या सरकार सपोर्ट करती है कि नहीं करती, फॉरेन ट्रेड कैसा है यहाँ पर, कैपिटल मार्केट कितनी स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट्स कैसे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स, एक एग्जांपल लिखा है बहुत बढ़िया, अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर हैं तो दीज आर डेट्रीमेंटल फॉर द बिजनेस, क्योंकि जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे उसका मतलब है उतनी महंगे कॉस्ट पर आपको, जो महंगे इंटरेस्ट पर आपको लोन एक्सेट्रा मिलेगा, तो हाई डेट हो जाएगा आपका। सिमिलरली जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट रहेंगे, रियल एस्टेट मार्केट में लोगों को अपने लिए घर खरीदना है, कमर्शियल स्पेसेस खरीदनी है, अब सब लोग तो पैसा लेकर नहीं घूम रहे, बैंक से आप लोन लोगे, लेकिन जितना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उतना ही ज्यादा आपके लिए मुश्किल होता जाएगा, विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड। तो इन सभी चीजों का इस प्रकार से फर्क पड़ता है। तो वही बोल रहे हैं कि ऑल दिस फैक्टर्स टेल द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, कि क्या वो बढ़िया चल रही है, पुअर परफॉर्म कर रही है। और भी कुछ पॉइंट थे कि आपके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, इन्फ्लेशन के क्या लेवल्स है। तो ये सभी चीजें इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर आपकी आ जाती हैं। एग्जांपल के लिए आपको एक ये दिखाऊंगा जी। तो जब कोविड आया था,
कोविड के आने से सारी प्रोडक्शन रुक गई, कंजम्पशन एक्टिविटीज रुक गई और इकोनॉमी बहुत पीछे पहुंच गई। अब जब इकोनॉमी बहुत पीछे पहुंच गई, अब आज की डेट में सबसे बूम पे एक ही सेक्टर है जी, कई साल हो चुके हैं अब तो, रियल एस्टेट। हर जगह पर जो भी टायर 1 और इवन टायर 2 सिटीज हैं, बिल्डर्स आ रहे हैं नए नए प्रोजेक्ट लेकर, कॉमर्शियल स्पेसेस, होम्स, अफोर्डेबल होम्स, एंड लोग बढ़ चढ़कर जो हिस्सा ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से या फिर एंड यूज के पर्पज से। लेकिन जब कोविड आया, लोगों ने पैसा कमाया नहीं, क्योंकि जॉब बंद होगी, बिजनेस बंद हो गए। जब पैसा नहीं कमाया तो खर्चेंगे कहां से? और एक कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी माइंड में आ गई कि यार वापस से अगर कोविड आ गया तो हमें फ्यूचर के लिए पैसा बचाकर रखना है। तो लोगों ने पैसा स्पेंड करना बंद कर दिया। अब महाराष्ट्र की स्पेसिफिकली बात यहां पर कर रहा हूं, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने देखा कि भाई बिल्डर्स वगैरह के पास इतनी सारी इन्वेंट्री पड़ी है, बिल्डर्स आए दिन अप्रोच करते सरकार को, कहते जी हमारा तो इतना सारा पैसा लगा पड़ा है और बिक नहीं रहा ये सामान, तो हम क्या करें, अब हम तो फंस जाएंगे। और ऑब्वियसली गवर्नमेंट का भी उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि जब सामान बिकेगा गवर्नमेंट अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करती है बाय द वे ऑफ स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन जब होती है आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो सभी बिल्डर्स ने गवर्नमेंट को अप्रोच किया और गवर्नमेंट ने क्या किया उस टाइम पर, जो 7% की ड्यूटी होती थी उसको सीधा काफी कम कर दिया। देखेंगे यहां पर लिखा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्लैशेस द स्टैंप ड्यूटी बाय 3%। कितनी बड़ी बात है, सरकार 1% नहीं छोड़ती भाई। सोचो 1 करोड़ की अगर चीज है, 3% से स्लैश करने का मतलब सीधा 3 लाख रुपए सरकार के कम हो गए उससे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया। ये देख रहे हो आप 2020 26 अगस्त की ये न्यूज है, और यहां पर ये पूरी डिटेल में न्यूज है कि इन अ बिड टू बूस्ट द रियल एस्टेट मार्केट व्हिच इज हिट बाय कोविड-19 महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे डिसाइडेड टू टेम्परेरीली रिड्यूस द स्टैंप ड्यूटी ऑन हाउसिंग यूनिट बाय 3%। अब लोगों ने देखा कि यार ये तो बड़ा जबरदस्त बेनिफिट है, 7% से 3%, 1 करोड़ रुपए का घर लेकर चलते हैं, 7 लाख रुपए की जो स्टैंप ड्यूटी होनी थी सीधा सीधा 3 लाख की रहेगी, तो 4 लाख का फायदा है। तो लोग घरों से बाहर निकले, भागे डेवलपर के पास कि भाई हमें घर दे दो, क्योंकि सीधा सीधा 4 लाख की सेविंग हो रही है। और ये ऐसी सेविंग है जो सिर्फ इसी टाइम के लिए, क्योंकि सरकार तो भाई इसके बाद बढ़ा देगी। एंड उन्होंने कुछ समय के लिए इसको और भी कम किया था, तो वो सारी चीजें यहां पर जो है लिखी हुई हैं। तो जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है उसके ऊपर आपके बिजनेस काफी हद तक डिपेंड करता है। तो ये लाइव एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। कहते हैं साथ ही साथ अगर देखना चाहें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा उसके हिसाब से स्ट्रेंथ और साइज ऑफ द मार्केट पता चलता है। अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस फूलेगा फलेगा, ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। सिर्फ ऐसे नहीं कि मेरे बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर, जब हम सबको मिला लेते हैं वो इक्वालिटी है इंडस्ट्री, तो हमारा ओवरऑल जो साइज है मार्केट का वो बढ़ेगा। परचेजिंग पावर इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द इनकम, प्राइसेस, सेविंग, सर्कुलेशन ऑफ मनी, डेट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट अवेलेबिलिटी, कितना इजीली बैंक्स वगैरह से लोन आपको मिल जाता है। फिर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न होते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के पैटर्न क्या है, पुअर और रिच के बीच में गैप कितना, एक्सेट्रा, वो सभी चीजें। तो जब आप इन सभी चीजों को देखेंगे वहां से हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस किस हद तक आगे बढ़ सकता है, और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस इसी सब चीजों में छुपी हुई है। ठीक है जी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस। एक ग्लोबल बिजनेस कैसा होता है, ग्लोबल बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है कि भाई उसके ना कई सारे यूनिट्स होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में। अब जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, एप्पल, सैमसंग, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, ये सभी क्या है, दीज आर नथिंग बट द ग्लोबल बिजनेसेस। सो इट सेज इट्स अ कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब बट ऑल लिंक्ड बाय द कॉमन ओनरशिप। तो कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स, आप ऐसा कह सकते हो या तो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट इनके एसबीओज हैं, या फिर इनमें वन एसबीओ, जैसे एप्पल है उसका फोन आ रहा है आईफोन, एप्पल का लैपटॉप आ रहा है मैक, एप्पल का टैब आ रहा है, एप्पल का डेस्कटॉप आ रहा है, एप्पल के एयरपोर्ट आ रहे हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ मल्टीपल यूनिट्स है। सिमिलरली सैमसंग यू कैन से, उनका तो डिवीजन ही अलग हो गया, फोन का डिवीजन अलग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवीजन अलग हो गया, टीवी बना रहे हैं, फ्रिज बना रहे हैं, वॉशिंग मशीन बना रहे हैं, अवन बना रहे हैं, उसके अलावा हार्ड डिस्क एक्सेट्रा भी बना रहे हैं। तो कई सारी चीजें बना रहे हैं। मल्टीपल यूनिट्स ड्रॉ ऑन अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज एक ही जगह पर लोकेटेड है, लाइक मनी, इंफॉर्मेशन, पेटेंट एक है, नाम एक है, ट्रेड नेम एक है, कंट्रोल सिस्टम्स, क्रेडिट, पैसा सबको एक जगह से सप्लाई, मतलब हेड ऑफिस उनका एक है, एक ही जगह से सभी चीजें ट्रेवल कर रही हैं। द यूनिट्स रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी कॉमन है कि ब्रांड नेम का इस्तेमाल करना है, हमने इस तरह से अपनी प्रमोशन करनी है। अब जैसे आप मान लो कोई फोन है, फॉर एग्जांपल सैमसंग ने फॉर एग्जांपल नया कोई फोन लॉन्च कर दिया, लेट्स से जब सैमसंग फोल्ड उन्होंने लॉन्च किया, अब जब फोल्ड लॉन्च किया उन्होंने जो एड बनाई, क्या वो स्पेसिफिकली इंडिया के लिए बनाई? जी नहीं। आप कई बार देखते हो ऐसा नहीं है कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो ग्लोबल बिजनेसेस हैं उनकी एड में कोई इंडियन चेहरा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई चेहरा होता है फॉरेन का, ठीक है ना। अब वो वाले प्रोडक्ट की प्रमोशन अगर मैं कहूं सैमसंग 70 कंपनी में 70 कंट्रीज में डिफरेंट में अपना वो फोन बेच रहा है, तो भाई वो सभी कंट्री में उस एड को चलाएगा। तो एक कॉमन स्ट्रेटजी के तहत जो है वो जाता है। बिसाइड्स इट्स मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर्स आर आल्सो बेस्ड इन द
डिफरेंट नेशंस, ऑब्वियसली जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में आपके ऑपरेशन चल रहे हैं तो आपके मैनेजर्स और शेयर होल्डर, जिन लोगों ने आपके पास इन्वेस्टमेंट की है, और भी स्टेक होल्डर्स हो गए, और आपके जो बॉसेज हैं, द पीपल हु आर मैनेजिंग द बिजनेसेस, तो हर कंट्री के हिसाब से आप अपना अलग अलग जो है बॉसेस बना देते हैं। जैसे इंडिया में सैमसंग हेड कोई और होगा, चाइना में सैमसंग हेड कोई और होगा, जापान में सैमसंग हेड कोई और होगा। ठीक है जी, आसान सी बात। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल चॉइस हमारे सामने। कहते हैं द टर्म पेस्ले एनालिसिस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग मैक्रो और माइक्रो और बोथ और नन ऑफ द अबव। तो पेस्ले एनालिसिस किसके लिए यूज होता है जी? फॉर द मैक्रो एनवायरनमेंट। ये इसका करेक्ट आंसर है जी। पेस्ले एनालिसिस मैक्रो एनवायरनमेंट की स्टडी करता है। इट इज द बिहेवियर एंड द बिलीफ सिस्टम ऑफ द पॉपुलेशन। कहता है जो पॉपुलेशन का बिलीफ सिस्टम होता है, बिहेवियर होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्या डेमोग्राफिक बोलते हैं, क्या सोशो कल्चरल, क्या इकोनॉमिक, या टेक्नोलॉजिकल? क्या है जी इसका उत्तर? कई बच्चे इसमें ना उलझ जाते हैं, जैसे ही देखा पॉपुलेशन, सर डेमोग्राफिक लग रहा है। नहीं, इसका उत्तर है जी सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। जब बिहेवियर और बिलीफ सिस्टम की बात होती है तो हम कहते हैं सोशो कल्चरल एनवायरमेंट। ठीक है जी। अगर किसी बच्चे ने वीडियो को लाइक नहीं किया पुत्र तो लाइक कर देना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल से। बाय बाय।